इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में और आज आपको बता दूं कि एक मीटिंग हुई है। सर छोटू राम एक विकास मंच मनाया जाएगा दिल्ली में, जैसे हरियाणा में मनाया जाता है और हरियाणा में 2000 से चलाया जा रहा है, जिसमें भी जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए, कोई भी समाज के अंदर कुरीति हो उसको मिटाने के लिए कोई ऐसा संगठन खड़े करने की जो दिल्ली में अभी मुहिम चल रही है। और हमारे साथ 360 गांव के प्रधान साथ में चरण सिंह दलाल साहब और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं और उनसे जानेंगे कि आज क्या क्या बातें हुई और आने वाले समय में जो अपना मंच होगा सर छोटू राम का, उसमें क्या क्या विचार वो रखेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या क्या स्वागत है जी इसमें। हाँ जी बोलिए सर। आज जो मीटिंग हुई है, जैसे हरियाणा में 22 साल से सर छोटू राम के जो विकास मंच चल रहा है, तो आज आपने क्या जो दिल्ली में स्टार्ट कर रहे हो, तो कब से स्टार्ट हो और क्या क्या घोषणा? देखिए दिल्ली में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मुहिम चलाई है हमने और मुहिम चलाने के हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे दिल्ली की और हरियाणा की किसानों की समस्याएं अलग अलग हैं। तो हमने ये किसान छोटू राम किसान जो विचार मंच जो दिल्ली में बनाने का ये अराजनीतिक है। हम कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरह लगते हैं तो एक पार्टी दूसरी नहीं आती, उसमें दूसरी में लगते दूसरी नहीं आती, विकास नहीं हो पाता। तो छोटू राम सबके हैं, वो सब पार्टियों के, सब छत्तीस बिरादरी के, सब धर्मों के, उसको सभी अपना आदर्श मानते हैं। उसके बैनर तले छोटू राम विकास मंच के बैनर तले इकट्ठे होकर हम अपनी दिल्ली देहात की जितनी भी समस्याएं, दिल्ली अर्बन जो गांव हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का कार्य करेंगे। सर बातचीत करूँ राजनीति की, और एक चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब जो आपकी मीटिंग में थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, संगठन बनाना, मजबूती देना और साथ खड़ा हो गया उसको चलाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद में जो आदमी जो चल जाता है उसके बाद में लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, उससे कैसे निपटोगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा कब्जा कौन करेगा या ना करेगा। हम जहाँ तक ख्याल है दिल्ली देहात के इसमें आदमी आएंगे तो वो शायद इस पर कब्जा ना होने देंगे, क्योंकि ये एक विचार मंच की नहीं, छोटू राम विचार मंच का है। तो उसमें सबके अपने विचार होंगे, बाकायदा खुले मंच से वो कोई एजेंडा बना ले कि कितने साल में इलेक्शन हो, कितने साल में कैसा हो। हम एक ये परिवारवाद नहीं बनाएंगे, परिवारवाद नहीं रहेगा। सर और क्या क्या आपको लगा कि उसमें बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं उसमें आए, और एक युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे उसके? चौधरी वीरेंद्र सिंह और 360 के प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी ने आपका सारा वृत्तांत बताया जो इसके उद्देश्य होंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, सर छोटू राम हमारे हीरो हैं और हम इनके समाज के और छत्तीस बिरादरी के इस नेता की याद में साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग कर सकते हो, आपके यहाँ जो लॉ स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट हैं, तो भी छोटू राम के ऊपर एक लेक्चर वहाँ पर हो सकता है जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा वो क्या थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ से आदमी का जीने का लक्ष्य ही तय हो जाता है। किताबों में इधर उधर ढूंढते हैं युवा, जब किसी महापुरुष को, खासतौर पर अपने समाज के किसी ऐसे आदमी की जिसका आज भी सार्थकता है, आज भी लोग कृतज्ञता जाहिर करते हैं, ऐसे लोगों के लेक्चर सुनने से उन लोगों के जरिए जिन्होंने उनके ऊपर थोड़ा डीप रिसर्च की है, क्योंकि वो वकील थे, तो इसलिए लॉ फैकल्टी न केवल आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोगों के लिंक हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, और जितने भी यहाँ लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपके जितने स्टूडेंट हैं चारों तरफ, इवन NCR में भी अगर आप लोग कहोगे तो हम वो काम करेंगे, है ना। बहुत अच्छा ये रहेगा, आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा वो क्या थे, क्या समाज के लिए किया और क्या उनके विचार थे। तो उससे काफ़ी कुछ, क्योंकि डिग्रियां खाली हमें किसी नौकरी के लिए क्वालिफाई करती हैं कि हम कोई पेपर दे सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, वो हमारे जीने का तरीका क्या हो, जीने का लक्ष्य क्या हो, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कहीं नहीं मिलता। तो महापुरुषों के बारे में और समाज के उन लोगों के जीवन चरित्र के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सॉल्यूशन, काफ़ी हमारे प्रश्नों का हल स्वयं होता है। और एक बात इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, पता नहीं आप लोगों ने डिस्कस की है कि नहीं की है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ का
जितना भी हमारा कानून है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कुछ फॉर्मेलिटी है, कुछ पद हैं, कुछ वो हैं। असली कंटेंट है उसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुदृढ़ होगा तो ये समस्या ही नहीं आ सकती सोसाइटी में। जैसा आमतौर पर सोसाइटियों में देखा जाता है कि भाई सोसाइटी बन गई, थोड़े दिन काम किया, फिर कुछ लोग काबिज हो गए, समाज का दूसरा हिस्सा भी ये करता थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। वो लगातार एक्टिव रहे, वो लगातार एक्टिव तभी रह सकता है जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो किसी को भी उस पर काबिज होने से रोकता है। इन बातों को अगर आप कहेंगे तो हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो कैसे वो हो सकता है, ताकि ये चीज़ तब चलती रहे हमारे समाज में। किसी भी समाज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जब लोगों ने उनमें बनाया, पैसा दिया, और फिर वो उम्मीद भी करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऑटोनोमसली लगातार काम करते रहें, लगातार लोग उसमें भागीदारी करते रहें, भागीदारी में कोई रुकावट ना हो किसी की, और सबको अपॉर्चुनिटी की जो जितना सहयोग करना चाहे खुल के कर सके। सोसाइटी का वो रूप आपका कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, क्या वो किस तरह से आप लोग उसको बनाना चाहते हैं। और हमारे को भी आप दे देना, ये वकील साथियों के साथ हम उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके भी साथी हमारे लिंक में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम कोशिश करेंगे कितने साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ पाएँ। और आप लोगों के सहयोग से एक और यंग साथी जो आपके सीनियर वकील भी बन चुके होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जाते होंगे, मेरी खुद की इच्छा है और हमारे दूसरे साथियों की कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हम चौधरी छोटू राम मेमोरियल लेक्चर रखें, ताकि हमारे युवा वकीलों को भी पता चले, समाज के लोगों को, जो एज एन एडवोकेट भी वो क्या थे, क्या करना चाहते थे, एक एडवोकेट की क्या ड्यूटी है समाज के प्रति, अपने खुद के जीवन के प्रति। तो आप लोग, मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए क्षमा याचना। आने का बहुत मन रहता है, फिर भी थोड़ा सा आज फिर ट्रैफिक में लेट हो गया सब, वरना चौधरी छोटू राम के बात को रखने के लिए, इस काम के लिए मैं कभी थकता नहीं, हमेशा इसमें साथ हूँ। बल्कि जो इतनी ड्यूटी आप लोग सोचते हो उससे ज़्यादा करने की इसमें क्षमता रखता हूँ उस काम। कोई शादीशुदा है जैसे उसके साथ रहने के, तो अनमेरिड के साथ तो पीछे का कौन नया कानून कोर्ट ने बनाया कि अकेली औरत जाकर अपना घर बात करा सकती है, उस पर भी हमने ध्यान देना, क्योंकि अगर इसमें ऐसा हो गया तो भ्रूण हत्याएं होने में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। उस पर भी एक अनमेरिड हो तो उसका तो चलो अकेली जाँच कराए, मगर मैरिड के साथ तो ये होना चाहिए। तो पीछे लगता है कानून में आता नहीं, उसमें लग जाए कि भाई या तो आदमी उसकी सहमति दे, ससुर दे, माता पिता दे, अकेली औरत जाएगी, थोड़ा झगड़ा हुआ, चेक कराया, वो वहाँ पर भ्रूण हत्या का हो जाएगा। हमने ऐसी मुहिम हम चलाएंगे तो हमारा से सामाजिक कृत्य कोई भी है, और हमारी दिल्ली में जैसे किसानों ने तो हमारी तरफ म्यूटेशन चढ़ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी हो रही है दिल्ली में। अभी आपके सामने महिपालपुर वगैरह गाँव में कई है, ये जो हमारे ADE-EFG जो जा रहे हैं BCDF द्वारा, उनमें कुछ बढ़ोतरी कर दी है। जैसे उसमें जो है ना ऊपर चढ़ा दिए, जैसे F से G मिला दिया, G से H मिला दिया, मतलब ऊपर ऐसे कर दिया, मतलब ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। तो टैक्स में जो है ना हमारे को ज़्यादा काफ़ी होगा। जैसे C में है तो B में कर दिया, वो टैक्स तो बढ़ेगा, कि अमल नहीं, कुछ नहीं है, वो टैक्स हमें देना पड़ेगा, किराए के अलग किराए होती है, उसमें भी हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। लैंड फिलिंग है और है, कई मुद्दे हमारे दिल्ली के हाथ के अलग है, सेपरेट है बिल्कुल हरियाणा के, बहुत सारे मुद्दे, किराया कानून है, कई चीज़ें ऐसे हैं तो हमारे मुद्दे उनको लगाएंगे तो काफ़ी अलग है। दिल्ली में भी तो है, रेलवे लाइन से नजरगढ़ साइड के अलग मुद्दे हैं, शहर के अलग मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, उनका विचार करेंगे तो काफ़ी वो होगा। धन्यवाद। का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था, जो झज्जर के में था। उसके बाद रोहतक ज़िले का अभिन्न अंग था। छोटू राम का असली नाम रिचपाल था, लेकिन वो परिवार में सबसे छोटे थे तो सभी उसको छोटू बोलते थे, और उसके बाद जो स्कूल में नाम उनका छोटू राम रख दिया गया। छोटू राम एक साधारण परिवार से थे और उनके पिताजी के पास 10 एकड़ ज़मीन थी और वो भी वीरानी थी, और कर्जे में परिवार डूबा हुआ था, और उन्होंने कर्जे को काफ़ी करीबी से देखा परिवार, और गरीबी को
उन्होंने भांफा और गरीब की नब्ज़ को उन्होंने परखा। 1911 में उन्होंने अपना लॉ का डिग्री हासिल किया और उसके बाद उन्होंने जो गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, जो किसान कौम होती है, या छोटे ज़मींदार बोलूँ या छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और एक बात बताऊँ, छोटूराम हमेशा जब अमीर आदमी गरीब आदमी को सताता था या प्रताड़ित करता था तो उनको काफ़ी गुस्सा आता था और वो उनके लिए हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर देता था। ऐसा करने से उनकी जो लोगों के प्रति उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने काफ़ी लोगों के प्रति काफ़ी प्यार हासिल कर लिया और उन्होंने 1911 में लॉ डिग्री हासिल की, जो मेरठ के डिवीज़न की जो कॉलेज था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने जाट सैनिक भारती एक संस्था थी, उनके साथ भी जुड़े और उन्होंने 1913 में जाट आर्य समाज रोहतक में एक विशाल जनसभा में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में उन्होंने एक जाट कॉलेज की स्कूल की स्थापना की। जो तारीख बताया जाता है 7 सितंबर 1913 की बात है, वहाँ पे उन्होंने ये जाट स्कूल की आधारशिला रखी। और सर छोटूराम की जहाँ तक बात करें, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी और किसानों के लिए महत्वपूर्ण कानून भी उन्होंने बनाने में योगदान दिया। साहूकार पंजीकरण कानून उन्होंने बनाया जो 2 सितंबर 1938 को प्रभावित हुआ था। गिरवी ज़मीन को मुक्त कराने का जो कानून वापसी का था 1938 में, वो भी उन्होंने ही बनाया था। कृषि उत्पाद को मंडी के अधिनियम 1938 यानी कि किसान अपनी मार्केट एक कमेटी गठित की, जिसके कारण एक कमीशन बनाया गया जिसमें अपनी एक फसल का पहले क्या था कि कोई खरीदता नहीं था और एक मन चाहे रूप से उसको किसान की जो आम फसल थी खरीदते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो आड़त तुलाई या रोलाई की जो पल्लेदारी है उसमें कटौती की और एक अधिनियम पास किया जिसमें कि उनको किसान को डायरेक्ट फायदा होने लगा। और साथ में उन्होंने व्यवसाय श्रमिक अधिनियम यानी 1940 में उन्होंने एक अधिनियम पास किया जिसमें बंधुआ मजदूर जो होता था, जिसको कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी और 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता था, ये कानून भी सर छोटूराम ने लागू किया। उसके बाद में एक कानून बना जिसमें 8 घंटे तक ही आप काम करा सकते हो किसी मजदूर से और साथ में हफ्ते में एक छुट्टी भी आपको उसको दी जाती थी। उसके बाद में उन्होंने 1934 में एक कर्जा माफी अधिनियम पास किया जो मजदूर के साथ जो रसूखदार लोग होते थे जो ऋण देते थे ब्याज पर और दो गुना या 4 गुना ब्याज लेते थे, यानी कि आप चक्रवर्ती ब्याज लगाते थे आज की देसी भाषा में बात की जाए तो, जिसके कारण किसान और मजदूर पे काफ़ी वजन पड़ता था। और इस वजन को कम कराने के लिए जो छोटूराम ने एक कर्ज माफी अधिनियम लागू करवाया सरकार से। उसके बाद में जो पशु रखते थे या किसी तरह का बछड़ा ऊँट जो किसान का होता था उसकी नीलामी भी हो जाती थी उस समय, लेकिन उसके बाद इस कानून के तहत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई जिसके किसान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। और आज तक सर छोटूराम का नाम इसीलिए लोगों की जुबान पे है, खासकर किसानों के, और किसानों का हक की लड़ाई वो हमेशा लड़ते आए हैं। और इसी को देखते हुए हरियाणा में एक संगठन चल रहा है सर छोटूराम विचार मंच, करीब 2002 में उसकी स्थापना हुई थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह डुम्मरखा ने इसको लागू किया था। और अभी ये दिल्ली के जो देहात के लोग होते हैं उन्होंने भी एक सर छोटूराम विचार मंच खोलने की मांग की। और ये गरीब तबके के लोग होते हैं या देहात के जो आते हैं, जो आजकल दिल्ली पूरा प्रोफेशनल हो गया है और आप जब जानते हो कि आज दिल्ली में किसानी का नाम मात्र रह गया और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे किसान के लिए कोई कृषि मंत्री तक नहीं है, तो इसी की आवाज़ उठाने के लिए एक पंचायत हुई और उस पंचायत में फैसला लिया गया कि 1 महीने के अंदर 500 किसान जुड़ेंगे, या कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है या कोई युवा नौजवान भी हो सकता है, और वो 500 नौजवान एक सर छोटूराम विचार मंच बनाएगा और इसमें गरीब तबके और किसानों की आवाज़ बुलंद की जाएगी। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी 360 गांव के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी से हमने बातचीत की और उन्होंने भी अपना एक विचार रखा और उस विचार को हम आप तक साझा करना चाहते हैं। आपने देखा और 1 महीने के अंदर कमेटी बनेगी और करीब 500 लोग जोड़े जाएंगे पहले।
यानी 500 लोग जो अच्छे अच्छे जो सामाजिक आदमी हैं वो जुड़ेंगे, एक संगठन मजबूत करेंगे और एक दिल्ली देहात की सारी जो समस्याएं खासकर ज़मीन की और किसानी की, उस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।